रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट्स ने अपना ग्रुप बनाया। वे निम्न रैंक के जादूगर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। इस बार बहुत से स्टूडेंट्स को वापस नहीं बुलाया गया था। मैंने सुना है कि युद्ध के दौरान कई सामान्य जादूगर मारे गए थे, सानवी ने धीरे से कहा। अभिजीत वहीं खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो सादगी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन सानवी को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट था। अभिजीत पहले से ही 20 साल का हो चुका था और ये बहुत कम संभावना थी कि वो एक जादूगर बन पाएगा। हालांकि अभिजीत उसका भतीजा था, लेकिन वो उसके लिए मूल्यवान नहीं था। ये एक साफ नियम था कि रैंक 2 के जादूगर स्टूडेंट को केवल रैंक 3 स्टूडेंट से बात करने पर ही बात करनी चाहिए। क्या सचमुच? अभिमन्यु ने अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला। तमाम जांचों के बाद उसके कपड़े धूल से ढके हुए थे। देखो अभिमन्यु, कोई भी अभी बोर्ड पर लिखे मिशनों के लिए आवेदन नहीं कर रहा था। कई प्रोफेसर्स ने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही किसी युद्ध में खो दिया है। सानवी चाहती थी कि अभिमन्यु अनुमान लगाए कि वो क्या कहना चाह रही है। अच्छा, तो क्या हो गया? अभिमन्यु चिंतित नहीं था, थोड़ा लापरवाह होते हुए बोला, अरे इसका मतलब है स्कूल को हमारी जरूरत है। इलाके के आसपास कई अनसुलझी घटनाएं हुई हैं। लोग सोचेंगे कि कालचक्र विद्यापीठ कमजोर है, इसलिए वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी ये हमारी समस्या नहीं है जो मैं तुम्हें बता रही हूं। अभिमन्यु, तुमने पूछा कि क्या मेरे परिवार के पास कोई विशेष दवाई का फॉर्मूला है ना? तुमने पूछा था ना? सानवी मुस्कुराई। मैंने सोचा था कि शायद तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। अभिमन्यु ने उससे आखिरी बार बातचीत के दौरान फॉर्मूला कलेक्शन के बारे में पूछा था, लेकिन सानवी ने कहा कि उसके हाथ कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो अभिमन्यु, हम ये नहीं करते, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला है जो ये सब करता है। सानवी अभिमन्यु के करीब जाना चाहती थी। अभिमन्यु 19 साल की उम्र में तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इस समय स्कूल में बहुत से प्रतिभाशाली जादूगर स्टूडेंट्स नहीं बचे थे और इसी वजह से अभिमन्यु जल्द ही सारे प्रोफेसर्स का पसंदीदा बन जाएगा। उसके लिए अभिमन्यु पर एहसान करने का यह सबसे अच्छा मौका था और वो उम्मीद कर रही थी कि अभिमन्यु इसके बदले भविष्य में उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। कौन है वो और क्या है वो फॉर्मूला? अभिमन्यु के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या वो ऑथेंटिक फॉर्मूला है? देखो अभिमन्यु, उनका परिवार अनोखी सामग्री जमा करने में माहिर है। ये एक बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मना कर दिया था। ये बात कहकर सानवी हंसने लगती है। सानवी, तुम हंस क्यों रही हो? अभिमन्यु की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से कहा, जो भी है सानवी, लेकिन जानकारी के लिए धन्यवाद। क्या तुम मुझे अपने परिवार के बारे में और बता सकती हो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो? जरूर। सानवी के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। वे सभी एक प्रकार की सामग्री बेचते हैं। परिवार मजबूत हो गया क्योंकि उनमें से एक विशेष विधि का उपयोग करके एक जादूगर स्टूडेंट बन गया। जादूगर स्टूडेंट हमारे स्कूल से था। उसने एक पथिक से सीखा जो एक जादूगर था। जादूगर एक दवाई बनाने में माहिर था जिसका दैविक के बुरे सपनों के कारण दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उसने एक घटना से फॉर्मूला प्राप्त किया, लेकिन उसने उसका पीछा करने वाले लोगों के सामने उसे जला दिया क्योंकि अब वो और इन मामलों में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। हालांकि वो पुराना जादूगर सभी को बरगलाता है। उसने वास्तव में फॉर्मूला की एक निशानी बनाई और अपने छात्र को दे दी। जादूगर स्टूडेंट की मृत्यु के बाद परिवार की विरासत के रूप में पीढ़ियों के लिए फॉर्मूला को पास किया जाता रहा। मेरे परिवार में किसी ने उनके रहस्य को बहुत पहले ही खोज लिया था। दैविक के बुरे सपने। अभिमन्यु ने इसके बारे में बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था। दैविक के बुरे सपने? मैंने सुना है कि ये वाटर ऑफ टीयर्स को और अधिक प्रभावी बना सकता है। ये एक खोया हुआ फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता कि यह अभी किसी के पास होगा। अभिमन्यु थोड़ा हैरान परेशान भाव के साथ बोला। देखो अभिमन्यु, चूंकि
उसने मना कर दिया था तुम्हारा प्रस्ताव। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं उनसे इसे लेने में तुम्हारी मदद करूं। मुझसे यही करवाना चाहते हो ना तुम? सानवी अभिमन्यु के चेहरे के भाव को समझते हुए बोली। अभिमन्यु के पास पहले से ही बहुत सारे मूल्यवान फॉर्मूलाज थे। वो सत्ता का भूखा था। वो एक अच्छा जादूगर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसे इसके लिए कोई गलत काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि अभिमन्यु की अपनी एक सीमा रेखा थी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो बहुत ज्यादा बुरा हो। अभिमन्यु के सवाल करने के बाद सानवी के हाव भाव नहीं बदले। वो पहले से ही तैयार थी कि अभिमन्यु उसकी मदद तो करेगा ही। देखो, दवाई तुम्हें सीमा को आसानी से तोड़ने में मदद तो करेगी, और ये दवाई बहुत ही ज्यादा अनोखी है, इसलिए केवल हम ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति के बारे में जानते हैं। मैंने पहले से ही परिवार के सदस्यों की देखभाल की है जिन्होंने मुझे संदेश भेजा। सानवी एक सेकंड के लिए रुक गई। वो अभिमन्यु को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि ये उनके बीच एक रहस्य के रूप में रहना चाहिए। हमने उन्हें जमीन से लगभग मिटा दिया। एक रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट अचानक प्रकट हुआ और मेरी योजना को रोक दिया। उसके मंत्र बहुत अजीब से थे। उस लड़ाई में मेरे भतीजे को भी चोट लग गई। सानवी ने अभिजीत की ओर देखा। वह अभी भी बगल में खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा था। अभिमन्यु ने अपनी बाह पर चांदी का एक लंबा निशान चढ़ते देखा जो भयानक लग रहा था। अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। उसने कभी चांदी का निशान ऐसा नहीं देखा था। क्या आपने रैंक 3 जादूगर स्टूडेंट से मदद करने के लिए कहा? अभिमन्यु ने पूछा। हमने तो उन्हें केवल दवाइयों का नाम बताया था। उनमें से अधिकांश को पता ही नहीं था कि हम क्या पूछ रहे हैं। वे दवाइयों का अध्ययन नहीं करते थे, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे फॉर्मूले के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस मामले पर चर्चा करने का फैसला किया। सानवी मुस्कुराई और उसने जवाब दिया। अभिमन्यु को संदेह था कि क्या ये वही औरत है जिसे फॉर्मूले के बारे में सच में सब कुछ पता है। अभिमन्यु उसकी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। दैविक के बुरे सपने दवाई के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि यह अनोखा था। रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट्स ने वास्तव में इसकी परवाह नहीं की। दवाई बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री बहुत अनोखी थी और सफलता दर कम थी। यहां तक कि अगर वे फॉर्मूला हासिल कर भी लेते तो भी वे लागत का भुगतान नहीं कर पाते। अभिमन्यु द्वारा फॉर्मूले के बारे में पूछने के बाद सानवी ने शायद उस पर कुछ रिसर्च किया था, इसलिए वो जानती थी कि अभिमन्यु को इसके फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, तो स्कूल में मैं अकेला हूं जिसने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया? क्या ऐसा है? अभिमन्यु ने सानवी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सानवी अभिमन्यु से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला चाहिए या नहीं? चाहिए ना? क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें मिले? सानवी ने कहा। दरअसल मुझे सिर्फ फॉर्मूले से बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। क्या तुम मुझे कुछ और दे सकती हो? अभिमन्यु ने धीमे स्वर में बात की। उसने और पूछने का फैसला किया ताकि सानवी को शक ना हो। सानवी शायद जानती थी कि बुरे सपनों की दवाई बनाने की सफलता दर कम थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभिमन्यु के पास वो चिप है जो उसे सफलता दर बढ़ाने में मदद कर सकती है। अभिमन्यु का सवाल सुनकर सानवी हैरान नहीं हुई। उसने सिर हिलाया और कहा, देखो अभिमन्यु, मैं तुम्हें 500 नियमित जादुई पत्थर उपहार में दूंगी। तुम्हें कैसा लगा मेरा सौदा? सानवी ने बोला, 500 जादुई पत्थर? हालांकि अभिमन्यु के पास 4 काले कार्ड्स थे, फिर भी वो हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सानवी इतने सारे जादुई पत्थर पेश करेगी। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अभिमन्यु ने युद्ध शुरू होने से पहले जादुई पत्थरों को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इस बार उसने उन अनोखी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए लगभग अपना जीवन ही खो दिया था। हालांकि वो इस प्रस्ताव से हैरान था, लेकिन उसने हाव भाव से सानवी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। तो सौदा करें? जब तुम तैयार हो तो बस मुझे संदेश भेज देना। अभिमन्यु से बोलते हुए सानवी ने हवा में एक अंडे के आकार की बॉल घुमाई। उसने अचानक से एक सांप के आकार का भाग खींचा। ये जो कुछ भी था सांप की तरह लग रहा था,
जो अभिमन्यु की ओर आगे बढ़ रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से बिजली जैसी कोई चीज निकाली। बिजली एक काली फ्लैश में बदल गई और सानवी के भूरे रंग के कपड़ों में मिल गई। सानवी ने जल्दी से हवा में एक अजीब कीड़े के आकार का भाग खींचा और उसे अभिमन्यु के कपड़े में धकेल दिया। अच्छा, तो अब हमने अपने कम्युनिकेशन का आदान प्रदान किया है ना? अभिमन्यु ने कहा। हाँ, हम इसके माध्यम से सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं जल्दी ही तुमसे बात करूंगी। सानवी हाथ हिलाते हुए चली गई। अभिमन्यु ने स्पेल लैब से निकलने के बाद जीरो का उपयोग करके समय सीमा की जांच की। दोपहर के 3 बज रहे थे। उसकी योजना अपने कमरे में वापस जाने और चिप में इकट्ठा किताबों का अध्ययन करने से पहले कुछ देर आराम करने की थी। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं है कि जादूगरों को कैसे रैंक किया जाता है, इसलिए उसने पहले लाइब्रेरी में कुछ और समय बिताने का फैसला किया। वो इस समय लाइब्रेरी में अकेला था। अभिमन्यु 2 बड़े बुक शेल्फ के पीछे चला गया और चमकती हुई अलमारियों की जांच करने लगा। रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट्स को दिमागी शक्ति की आवश्यकता होती है। अभिमन्यु ने अपनी मनचाही किताब मिलने से पहले कई लाल बुक शेल्फ की जांच की। उसने अपनी उंगली से लाल चमक को ध्यान से छुआ। बैरियर पर एक छेद दिखाई दिया, जिसने अभिमन्यु के हाथ को अच्छी तरह से फिट कर दिया। उसने आसानी से एक काले कवर वाली किताब को पकड़ लिया। वो किताब को मेज पर नहीं ले गया, केवल किताबों की अलमारी के पास खड़ा होकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब की सतह पर नीली चमकती आंखों की एक जोड़ी थी, जो कि एक ग्रे चूहा था। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी किताब पढ़ने की योजना बना रहा है, वो उसकी पड़ताल करने वाला है। नीली चमक लगभग एक लौ की तरह लग रही थी और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। अभिमन्यु ने अजीब से देखने वाले चूहे को देखा। उस चूहे ने अपने बाएं हाथ से अभिमन्यु के हाथ पर कुछ मारा। अभिमन्यु का हाथ गर्मी से जल गया। इसका मतलब था कि लौ असली थी। वो हैरान था। ये ज्वाला चमकते हाथी पर बनी ज्वाला के समान लग रही थी। फर्क सिर्फ रंग का था। उसने किताब खोली और जादूगरों की रैंकिंग योजना की जांच करनी शुरू कर दी। जादूगर शक्ति और प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करते हैं। इस शक्ति और नियमों को समझने वाले जीव जादूगर कहलाते हैं। पहले पन्ने पर एक वाक्य लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने पढ़ना शुरू किया। 6000 साल पहले विभिन्न जातियों ने अपने बीच 300 साल पुरानी नफरत के कारण एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू किया। नागा, मुड़ा, पावी द्वारा अनगिनत युद्धों की घोषणा की गई। कई घातक योद्धा और जादूगरों की मृत्यु हो गई। मजबूत जादूगरों ने अपने विरोधियों की ताकत को मापने के लिए एक पैमाना बनाने का फैसला किया। वो रैंकिंग योजना का प्रोटोटाइप था। पैमाने को किसी भी प्राचीन जाति पर लागू किया जा सकता है। ये जादूगरों की रैंक तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला पैमाना भी था। 3000 साल पहले कई जातियों के गायब होने के कारण पैमाने में सुधार हुआ। उस समय मानव जादूगर सबसे ज्यादा मजबूत थे, इसलिए उन्होंने जादूगरों के लिए बेहतर माप प्रदान करने के लिए रैंकिंग सिस्टम को बदल दिया। और जिसे हम अभी उपयोग कर रहे हैं, वो वर्ष 1429 में बनाया गया था। अभिमन्यु गहरी सोच के साथ बोला, 1429? 100 साल पहले की बात है ये किताब कितनी पुरानी है? उसने कुछ देर सोचा और फिर आगे पढ़ने लगा। जादूगरों के टाइटल। जादूगरों को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि कोई बिना किसी प्रतिक्रिया के कितने मंत्र लगा सकता है। मंत्रों के लेवल के आधार पर 9 सामान्य पद हैं। हर एक पड़ाव के बीच एक सिग्नेचर मंत्र है, जिसका उपयोग जादूगरों के रैंक को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक ही रैंक के जादूगरों की शक्ति उनके पास मौजूद टैलेंट मंत्रों के बीच अंतर की वजह से अलग अलग होती है। जादूगरों के लिए 9 रैंक थे। प्रत्येक रैंक वाले जादूगरों के लिए कम्युनिकेशन करने का तरीका भी अलग अलग था। और जो जादूगर टॉप रैंक वाले हैं, उनको सम्मान कैसे दिया जाए, यह भी अलग अलग था।
अभिमन्यु ने जल्दी से किताब बंद कर दी। उसने कुछ रूल्स को छोड़ दिया, लेकिन उसे जादूगर की रैंकिंग योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी तो मिल ही गई। अभिमन्यु ने किताब को वापस बुक शेल्फ में रख दिया और सोचने लगा। किताब के आखिर में लिखा हुआ था 6000 साल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जादूगरों का उल्लेख। वे सभी रैंक 7 के जादूगर थे, लेकिन वे टॉप रैंक तक पहुंचने से बहुत दूर थे। हालांकि वो टॉप रैंक तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन इस भूमि पर जादूगरों से जुड़े सभी लोग उनके नामों के बारे में जानते थे। अचानक अभिमन्यु के दिमाग में यादों के बवंडर घूमने लगे। वो सोचने लगा कि आगे उसका सामना जिंदगी के कैसे रंगों से होने वाला है। अपनी पुरानी यादों में डूबता हुआ अभिमन्यु क्या अपने मंजिल के किनारे तक पहुंच पाएगा? आखिर क्या है अभिमन्यु का छिपा हुआ मकसद? अभिमन्यु ने हाल में इकट्ठा की गई सभी सूचनाओं के आधार पर उन जगहों के बारे में बेहतर समझ हासिल कर ली थी। कालचक्र विद्यापीठ, आकाश गंगा, मनोरथ साम्राज्य, जादुई कालीपीठ, उन सभी जादूगर ग्रुप्स की स्थापना भूमि के दक्षिण हिस्से में की गई थी। वे समुद्र के निकट थे और उन सब का अपना अपना इलाका था। भूमि का 10% जादूगर ग्रुप्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था। कालचक्र साम्राज्य की दूसरी ओर एक विशाल रेगिस्तान था और रेगिस्तान के पार जाकर लोग भूमि के उत्तरी हिस्से में जादूगर ग्रुप्स तक पहुंच सकते थे। लंबी दूरी के कारण दक्षिणी जादूगर ग्रुप्स और उत्तरी ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन कठिन था। जिस इलाके में अभिमन्यु अभी था उसे जादूगरों की काली भूमि कहा जाता है। इसका मतलब था कि ये जगह उन जादूगरों के लिए थी जो विनाश पर ध्यान लगाए करते हैं। उसे कालचक्र और जादुई कालीपीठ का नाम पसंद आया क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जादूगर ग्रुप्स दूसरे लोगों की तुलना में बहुत शक्तिशाली थे। अभिमन्यु ने उन दिनों को याद किया जब वो जहाज पर था। वे कई बंदरगाह पर रुके थे और जादूगर स्टूडेंट्स अलग अलग जादूगर ग्रुप्स के पास चले गए। जैसे रुद्रा सफेद महामहिम महल नामक स्थान पर गया था। ये कालचक्र से बहुत दूर था और अगर अभिमन्यु वहां जाना चाहे तो वहां तक पैदल पहुंचने में उसे कई साल लग जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि इस जमीन पर कई जादूगर ग्रुप्स हैं, लेकिन वे यात्रा की दूरी के कारण और इलाकों के जादूगर ग्रुप्स के साथ बातचीत नहीं होने के कारण वहां तक शायद नहीं पहुंच पाते। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा कि जहाज पर जो स्टूडेंट्स उसे मिले थे आखिर वो अभी क्या कर रहे होंगे। रुद्रा एक अच्छा लड़का था, नैना बहुत बहादुर थी और जीवा प्रतिभाशाली वीर। वे सभी अलग अलग ग्रुप्स में चले गए थे। अभिमन्यु के अकेलेपन ने उसे भीतर से रुला दिया था। स्कूल में उसका शायद ही कोई दोस्त था। इस समय अचानक से उसे मानस की भी याद आ गई। मानस वो था जिसके साथ अभिमन्यु की सबसे ज्यादा बातचीत हुआ करती थी, लेकिन वो किसी अन्य ग्रुप से था। पर आज उसे उसकी बहुत याद आ रही थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्दी से उसे फिर से मिल जाए। यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि मैं बात कर सकूं। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा और सोचा, आज मैं कितना अकेला हूं। ना मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, ना कोई दोस्त जिसके साथ मैं अपना कुछ वक्त बिता सकूं। उसने चारों ओर देखा। लाइब्रेरी अभी भी खामोश थी। अभिमन्यु ने अंसर मैदान के क्षेत्र में बिताए गए दिनों और तक्षशिला महाविद्यालय में बिताए गए दिनों को याद किया। अभिमन्यु उन दिनों को याद कर रहा था जब उसने अकेले अपने लक्ष्य का पीछा करने का फैसला किया था। लेकिन कभी कभी वो सोचता था कि क्या उसने सही चुनाव किया है। वो अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ आया जो उससे प्यार करते थे और उसकी परवाह करते थे। वो भी तो कुछ लोगों को दिल से प्यार करने लगा था। अचानक अभिमन्यु को मान्य और सौम्या की याद आ गई और उसे वो रात याद आ गई जब उसने मान्या के बहुत करीब होकर उसे महसूस किया था और उसके साथ वो हसीन रात गुजारी थी। और उसके ख्यालों में मान्या के अंदर जो लड़की थी और उसकी जो छुअन थी जिसका एहसास उसने लिया था, एक बार फिर से करवटें लेने लगी। मान्या को देखने और उसे छूने के लिए अभिमन्यु बहुत बेचैन होने लगा। उसे लगा
कि किसी तरह वो मान्या से मिल पाता तो उसे अपनी बाहों में कसकर घंटों उसके सीने पर लेटा रहता और उसकी धड़कनों को सुनता रहता। लेकिन वो तो अपने मकसद से पीछे यहां अकेला हर रोज एक नई मुसीबत का सामना कर रहा है। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर खुद से वादा किया, एक दिन मैं उनसे फिर मिलूंगा और अपने दिल के सारे अरमान फिर से पूरे करूंगा। अपने उदास मन को दिलासा देते हुए वो खुद से बात कर रहा था। अभिमन्यु लाइब्रेरी से निकला और स्कूल के हर क्षेत्र की जांच करने का फैसला किया। एडमिशन हो जाने के बाद से वो हमेशा स्कूल के बारे में अधिक जानना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। मुख्य हॉल में केवल सामान्य जादूगर ही प्रवेश कर सकते थे। प्रवेश द्वार पर रोकने के लिए एक काला बैरियर था जिसमें जादूगर स्टूडेंट्स अंदर झांक भी नहीं सकते थे। लाइब्रेरी, मेडिसिन डिपार्टमेंट, बंदरगाह का किनारा और सेवा विभाग वे स्थान थे जहां अभिमन्यु पहले ही जा चुका था। हॉस्टल को फैकल्टीज के आधार पर अलग किया गया था। गार्डन एरिया एक आखिरी क्षेत्र था जहां अभिमन्यु जाना चाहता था। इससे पहले उसने गार्डन एरिया को नहीं देखा था, इसलिए यह सोचते हुए वो गार्डन एरिया की ओर चल पड़ा। गार्डन एरिया में जाने वाले ज्यादातर लोग विभिन्न पौधों को देखते हुए बस आराम करना चाहते थे। यहां की खूबसूरती को देख स्टूडेंट्स अपनी सारी थकान भूल जाया करते थे। बगीचे के बीच में एक छोटी सी झील थी और नदी के किनारे बहुत खूबसूरत सफेद पत्थर की बेंचें बनाई गई थी। झील साफ थी और उसका पानी चमकदार लग रहा था, मानो किसी झरने से बहता हुआ झील में आ गिरा हो। उसके आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो देखने में बेहद मनमोहक थे। अभिमन्यु ने एक सफेद बेंच उठाई और पेड़ के नीचे बैठ गया। खूबसूरत नजारों को देखकर उसे सुकून महसूस हुआ। उसे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु बेंच पर बैठ गया। बेंच की सतह को अपने हाथ से दबाते ही वो पत्थर की ठंडक को महसूस कर सकता था। ये अजीब तरह से चिकना था, जैसे कि उस पर कोई ट्रांसपेरेंट पेंट किया गया हो। अभिमन्यु ने कुछ देर वहां आराम किया और जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, उसने झील की दूसरी ओर से कुछ लोगों को बातें करते सुना। कई लोग झाड़ी से बाहर निकल रहे थे। वे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। 2 महिला जादूगर स्टूडेंट और 3 पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स वहां से निकले। वे युवा लग रहे थे। लड़कियों में से एक का शरीर आकर्षक और चेहरा मनमोहक था। वो बगल में खड़े एक पुरुष जादूगर स्टूडेंट से बात कर रही थी। 5 झील के किनारे बेंच की ओर चले जा रहे थे। वे यहां आराम करने के लिए आए थे। अभिमन्यु ने देखा कि वो उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जीरो की मदद से अभिमन्यु आसानी से उनकी बातचीत सुन सकता है। सच में चेतन? आकर्षक लड़की ने हैरान होते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली और सराहनीय ढंग से पूछा। चेतन ने उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे खुद पर गर्व है। हाँ, तुम्हें पता है वंदिता, मैंने अपना पहला स्पेल मॉडल सीखना लगभग समाप्त कर लिया है। मेन कोर्स आखिरकार पूरा हो ही गया। स्कूल लौटने से पहले मैंने पढ़ाई में बहुत समय बिताया था। चेतन ने थोड़े घमंड के साथ बोला। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे चेतन? वैसे भी तुमने ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताया होगा। तुमने केवल स्पेल मॉडल सीखा है क्योंकि तुम्हारे टैलेंट का लेवल बहुत ऊंचा है। और ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया तुमने? ये काम तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से कर रहे हैं। एक दूसरे स्टूडेंट चिराग ने हंसते हुए कहा, मैं पहले स्पेल मॉडल को भी पूरा करने के बहुत करीब हूँ। मैंने पढ़ाई में भी काफी समय बिताया। एक दूसरे स्टूडेंट चिराग ने चिढ़ाते हुए कहा, सुनो चिराग, मैं पहले स्पेल मॉडल को भी पूरा करने के बहुत करीब हूँ। मैंने पढ़ाई में काफी समय बिताया है। समझ गए तुम? चेतन ने जवाब दिया। मुझे तो तुम दोनों से बहुत जलन हो रही है। पता है चेतन और चिराग, तुम दोनों कमाल हो। बस एक मैं ही बेवकूफ हूं यहाँ। रिया ने उदास भाव से अपने बालों को ठीक करते हुए बोला। वंदिता और मैं अभी भी जादूगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं। किसी कारण से हम इसे समझ ही नहीं पा रहे। हमें अपना पहला जादुई मॉडल सीखने में शायद 1 या 2 साल और लग जाएंगे। रिया ने उदास होते हुए बोला। चेतन तो रैंक 2 के टॉप लेवल के बहुत करीब है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चेतन का परिवार उस पर सभी रिसोर्सेस खर्च करेगा, है ना मेरे प्यारे चेतन? वंदिता ने मजाक के टोन में कहा।
पांचों स्टूडेंट्स बेंच के आसपास अच्छा समय बिता रहे थे। उन लोगों की ज्यादातर बातें चेतन के इर्द गिर्द घूम रही थी। अन्य चार उससे समय समय पर कोर्स के बारे में सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चेतन इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। गर्ल जादूगर स्टूडेंट में से वंदिता आकर्षक और जोशीली थी, जबकि रिया शांत और सेक्सी। अभिमन्यु बेंच पर बैठा हुआ था और उनकी बातें सुनकर हंस रहा था। उसके मन में यह ख्याल आया कि जितना समय उसने सीखने और ध्यान करने में बिताया, काश उसने अपने लिए समय निकाला होता। काश मैंने भी इन लोगों की तरह हंसी मजाक में कुछ पल बिताए होते अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद अभिमन्यु ने सोचा कि अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो आज वो रैंक 3 का स्टूडेंट नहीं होता। अब तो मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। इसकी मुझे खुशी तो है। समय सचमुच बदलाव लाता है और वे बुरे से बुरे वक्त को उड़ाकर दूर ले जाता है। अभिमन्यु ने झील की दूसरी ओर युवा जादूगर स्टूडेंट्स को देखा। वो जानता था कि वो पहले से ही उनसे बहुत ऊंचे लेवल पर है। उसे अपना लक्ष्य ऊंचा रखना था। वो वापस जाने के लिए कई मिनट तक वहीं बैठा रहा। अभी भी कुछ चीजें थी जिनका उसे ध्यान रखना था, इसलिए वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेंच के पीछे एक रास्ता था, वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। रिया, क्या देख रही हो? वंदिता ने देखा कि उसकी सहेली नदी की दूसरी ओर देख रही है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की ओर आकर्षित हो गई है। तुम लोगों ने उस आदमी को देखा जो हमारी दूसरी तरफ बैठा था? उसे देखकर मुझे एक एहसास हुआ कि वो... रिया ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे अपनी बात कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे। तीनों जादूगर स्टूडेंट्स ने अपना सर उठाया और उस आदमी की अकेली छाया देखी जो बगीचे से बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर बढ़ रहा था। अरे वो तो एक रैंक 3 का जादूगर स्टूडेंट होना चाहिए। चेतन ने उस रास्ते को ध्यान से देखते हुए बोला जहां से अभिमन्यु गया था। तुम्हें कैसे पता? उसके सारे दोस्त उसे घूर रहे थे। उसकी दिमागी शक्ति कमाल है, स्ट्रांग है। चेतन ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरे से भी बहुत मजबूत। जब हम बातें कर रहे थे ना, तो मैंने उसे देखा कि वो हमारी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें चमक रही थी। एक मिनट के लिए तो मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गया था। कुछ तो बात है उसमें, क्यों दोस्तों? क्या? वो चारों एक साथ चिल्लाए। वे सभी हैरान रह गए चेतन की बात सुनकर। उसकी आंखें तेज तो थी, लेकिन मैंने उन्हें चमकते हुए नहीं देखा। मैं उसे महसूस कर सकती थी। उसकी तरफ देखना थोड़ा अजीब सा था, अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जो त्वचा है ना, उस पर कोई सुई चुभ हो रहा हो। वंदिता ने अपना बुरा सा चेहरा बनाते हुए उन सबको देखा। चेतन ने सिर हिलाया। हाँ दोस्तों, यही तो मेरे दादाजी ने बताया था। जब एक रैंक 3 का जादूगर स्टूडेंट सीमा तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी दिमागी शक्ति लगभग एक सामान्य जादूगर की तरह हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। मेरी दिमागी शक्ति एनर्जी की जांच करने के लिए पूरी तरह मजबूत है। उसकी आंखों के चारों ओर अजीब से कण थे। हमें उस आदमी की तरह जादूगर स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए और हमें उसे कभी आकर्षित नहीं करना चाहिए। तो उसकी दिमागी शक्ति लगभग किसी सामान्य जादूगर के बराबर थी। तुम मजाक कर रहे हो ना चेतन? वो लड़का तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी उम्र का हो। तीसरा जादूगर लड़का सक्षम जल्दी से बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, चेतन ने गहरे स्वर में कहा। अब पांचों स्टूडेंट्स ने बातें करना बंद कर दिया। उनकी अचीवमेंट्स उनकी उम्र में अभिमन्यु की तुलना में कुछ भी नहीं थी। चेतन को उस आदमी के सामने सीखे गए पहले मंत्र मॉडल के बारे में बात करने में शर्म महसूस हुई। हाँ ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली हैं और वे वैसे भी हमसे बेहतर तो होंगे ही ना। हम क्या करें इसमें, है ना? चेतन ने आह भरी और फिर वो हंसा। हाँ, हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपनी पिछली बातचीत जारी रख सकते हैं। चिराग ने सिर हिलाया और वो सभी फिर से बातचीत करने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि रिया अभी भी उसी दिशा में बार बार देख रही थी जिस ओर से अभिमन्यु बाहर गया था। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। रिया ने कुछ सोचा और उसने अपने हाथों को अपने पीछे किया और अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो उसने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। अभिमन्यु सुरंग के नीचे चला गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत के चर्चे स्टूडेंट्स के बीच हो रहे हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करेगा, भले ही वो जानता हो कि उसके जाने के बाद क्या होगा। एक जादूगर बनने के लिए अभिमन्यु को
वाटर ऑफ टीयर्स और एक सही बचाव मंत्र की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वो वास्तव में सीमा को तोड़ने की कोशिश करता। जीरो अभिमन्यु को सफलता दर तय करने में मदद कर सकता था। सफलता दर कम होने पर वो उस पर कोशिश नहीं करेगा। वो आवश्यक रिसोर्सेज इकट्ठा कर सफलता दर को बढ़ाते रहने का प्रयास करेगा। उसके लिए अन्य जादूगर स्टूडेंट्स की तरह भाग्य पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। यही वजह थी कि अभिमन्यु को यकीन था कि वो एक दिन जादूगर बन जाएगा। अगर वो सानवी से बुरे सपने की दवाई का फॉर्मूला प्राप्त कर ले तो वो इसका उपयोग वाटर ऑफ टीयर्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर सकता है। क्या अभिमन्यु कोई नई जादुई दवाई का फॉर्मूला बना पाएगा? क्या अभिमन्यु अपना रैंक और ऊंचा कर पाएगा? रैंक 3 के जादूगर उनके जरिए इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार बुरे सपने की दवाई उनकी सफलता दर को 30% तक बढ़ा सकती है, जो एक यकीन नहीं करने वाला आंकड़ा था। हालांकि बुरे सपने की दवाई बनाने के लिए ये 5 सबसे कठिन दवाइयों में से एक थी और ये मीडियम लेवल की दवाई में सबसे मुश्किल दवाई भी थी। केवल दवाई मास्टर्स ही उन्हें बना सकते थे और इसकी सफलता दर कम थी। यही कारण था कि दूसरे रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट्स को सानवी के प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जादू बढ़ाने के लिए दिमागी शक्ति और एनर्जी पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के बाद मुझे फॉर्मूला के साथ चंद्रगिरी शहर लौटने और मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले मंत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल सकती हैं, फिर भी मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की जरूरत है। अभिमन्यु ने अपना मन बना लिया कि वो बुरे सपने की दवाई को जरूर बनाएगा। उसने अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए ज्ञान और उसके द्वारा खरीदे गए जादुई मॉडल को भी सीखना शुरू कर दिया। उसे इतनी जानकारी मिली कि डेटाबेस के माध्यम से खोज करने के बाद अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था। जीरो की मदद लेने के बावजूद अभिमन्यु को उन सभी मंत्र मॉडल को समझने में मुश्किल हुई। उसने सोचा कि दूसरों के लिए सिर्फ एक मंत्र मॉडल सीखना कितना मुश्किल होता होगा। अन्य जादूगर स्टूडेंट्स को हर दिन भारी मात्रा में ज्ञान और जानकारी को याद रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें उन चीजों की रिव्यू करने की भी जरूरत थी जो उन्होंने कोर्स से सीखी थी, ताकि वे उसे भूल ना जाएं। अभिमन्यु उनकी तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसे सीखने की रफ्तार को और भी तेज बनाने में जीरो की मदद मिलती थी। किताब पर जादू के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद अभिमन्यु को पहले से ही पता था कि जादू मॉडल सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान की मात्रा के कारण जादूगरों में आमतौर पर दूसरों के मुकाबले बेहतर मेमोरी कैपेसिटी होती है। हालांकि किताबों में जादू के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होने का उल्लेख नहीं था और जिन चीजों को उसे याद रखने की जरूरत थी वे बाद के लेवल में अधिक से अधिक मुश्किल हो गई थी। कोई कितनी भी तेजी से सीख ले, लेकिन बहुत अधिक जानकारी होने पर भी वो धीमा हो जाता था। साथ ही जीरो की मदद से अभिमन्यु के पास दूसरों की तुलना में एक अलग सीखने की अवस्था थी। लोगों को आमतौर पर सीखे गए ज्ञान की समीक्षा करते रहना पड़ता था और इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना पड़ता था। हालांकि अभिमन्यु को केवल उन चीजों को समझने की जरूरत थी जो वो एक बार सीखना चाहता था और जीरो उसकी याददाश्त को स्टोर करने का ख्याल रखेगा। हालांकि उसकी प्रतिभा का लेवल कम था और ऐसा लग रहा था कि उनके जादूगर बनने की संभावना नहीं है, फिर भी वो चिप के समर्थन से इस प्रक्रिया को तेज करने में कामयाब रहा। वो पहले ही अपनी सफलता को बढ़ा सकता था और सही समय पाकर प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर सकता था। उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से इसके लायक बन सकता था। मंद रोशनी में अभिमन्यु लैब टेबल के पास खड़ा हो गया और उसने चुपचाप उस पर लगे पीले रंग के विशाल पंजे को देखा। उसके सिर की छाया ने मेज के एक छोटे से हिस्से को ढक दिया। कंट्रोल करने वाला पदार्थ, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सामग्री को घुलाने वाली प्रक्रिया। अचानक जीरो ने अपने आप ही सूचना दी। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया।
उसकी हथेली पर लाल लेप की एक पतली परत थी। वो लगभग ऐसा था जैसे उसने अपना दाहिना हाथ किसी पेंट में डुबा दिया हो। उसने ध्यान से पीले पंजे को अपनी हथेली से दबाया। अभिमन्यु ने जैसे ही उस जगह को दबाया, पीला पंजा पिघलने लगा। करीब 10 सेकंड के बाद वो पीले रंग की कीचड़ का गोला बन गया जो उसके दाहिने हाथ पर चिपक गया। अभिमन्यु ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल हवा में मिस्ट्री साइन को खींचने के लिए किया। वे मिस्ट्री साइन लाल चमक से घिरे हुए थे और चमक रहे थे। अंधेरे कमरे के अंदर वे मिस्ट्री साइन अजीब तरह से खूबसूरत लग रहे थे। लाल रहस्यपूर्ण संकेतों के गायब होते ही अभिमन्यु की दाईं ओर की पीली कीचड़ जैसी कोई चीज जमने लगी। कीचड़ के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा। उसकी स्किन पर बुलबुले से बनने लगे। कमरा बदबूदार कीचड़ की गेंद से निकलने वाली भाप से भर गया। जीरो अपने विचार में हॉलोग्राम के जरिए अभिमन्यु को सामने सारी जानकारी देता रहा जब वो बॉल को ध्यान से देख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता रहा, कीचड़ की गेंद छोटी और छोटी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि गर्मी गेंद के आकार को कम कर रही है। आधे घंटे बाद बॉल को हथेली के आकार में छोटा कर दिया गया। अभिमन्यु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई, अभिमन्यु ने आराम नहीं किया और अब उसने हवा में मिस्ट्री साइन को भी बंद कर दिया था। आखिरकार ये हो गया, अभिमन्यु बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली पर छोटी पीली गेंद को देखने लगा। एक पंजा योद्धा के सबसे कठिन हिस्से को पिघलाने के लिए विशेष विधि का उपयोग करना पड़ता है। ये कवच बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक है। इसका जादू हमला रोकने के काम आता है। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए अपने मन में सोचा। उसने ध्यान से गेंद को काले कपड़े के टुकड़े से ढक दिया और फर्श पर एक बॉक्स के अंदर रख दिया। फिर उसने अपनी थैली से एक ग्रे अंडा निकाला। अभिमन्यु ने वापस जाते समय इसके बदले स्नैक्स को बेचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये आखिर है क्या। उसने जीरो को स्कैन करने के लिए कहा, लेकिन परिणाम ने केवल यह संकेत दिया कि अंडे के अंदर एक अनजान जीव था। इसके बारे में जानकारी डेटाबेस में शामिल नहीं थी। अभिमन्यु ने गिलहरी पीलू और बिल्ली शीखू से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आम अंडा था। उन्हें लगा कि यह एक बिच्छू का अंडा है। अभिमन्यु ने अंडे को रोशनी के नीचे रखा। वो उसे घूरता रहा और देखता रहा। अंडा वास्तव में काफी भारी था, लगभग 1 किलोग्राम से ज्यादा, और इसमें कोई खास गंध भी नहीं थी। इसकी सतह भूरे रंग की और खुरदरी थी। जीरो, क्या तुम जानते हो कि यह अंडा क्या है? मैंने हाल ही में जो इंफॉर्मेशन जमा की है उसमें से जांच करके बताओ मुझे, अभिमन्यु ने जीरो से पूछा। कृपया पहले शेल को दिखाओ, जीरो ने तुरंत ही उत्तर दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और नीचे झुक गया। उसने डिब्बे में तलाशा और एक गोल काला केस निकाला। उसने केस को टेबल पर रख दिया और अपनी एक उंगली से ढक्कन को छुआ। ढक्कन की सतह पर हरे रंग की एक छोटी सी बिंदी उठी, जिससे केस तुरंत खुल गया। अभिमन्यु ने उस केस को ध्यान से खोला। अंदर 5 पंखुड़ी के आकार के छोटे कंटेनर थे। वो चारों कोनों पर और बीच में था। हर एक कंटेनर जेल, लिक्विड या धूल से भरा हुआ था। उन रंगीन मटेरियल्स को अभिमन्यु ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। अभिमन्यु ने एक पतली कांच की छड़ी पकड़ी और उसके सिरे पर कुछ हरा जल डाला। फिर उसने ध्यान से ग्रे अंडे पर जल लगाया। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी और वो अंडे की ओर देखने लगा। चेकिंग, एसिड के साथ इसकी जांच शुरू की जा रही है, जीरो ने बताया। अंडे की सतह से कुछ हरा धुआं धीरे धीरे खामोशी से ऊपर उठा। 81.3% संभावना है कि यह अंडा रेड नीडल काला बिच्छू है। यह सफेद सुई काला बिच्छू का अंडा भी हो सकता है। इसकी संभावना 12.9% है, जीरो ने आगे कहा।
अभिमन्यु ने सही अनुमान लगाया था। उसने अपने आप से कहा, मुझे पता था कि यह काला बिच्छू का अंडा ही होगा। किताब से मिली जानकारी के आधार पर एक बड़ा काला बिच्छू लगभग 1 मीटर लंबा और हमला करने वाला होगा। समस्या यह है कि इस बिच्छू का जहर नुकसान नहीं करता और यह केवल बुनियादी शारीरिक नुकसान ही कर सकता है। मैं इसे वश में कर सकता हूं, लेकिन एक बिच्छू मेरे लिए बहुत कुछ नहीं करेगा। अगर मैं 10 से अधिक बिच्छुओं को वश में कर सकता हूं तो मैं सामान्य जादूगर बनने के बाद उन्हें अपने इलाके की रक्षा करने का आदेश दे सकता हूं। अभिमन्यु ने सोचा और बिच्छू का अंडा नीचे रख दिया। हालांकि यह अंडा बहुत अनोखा नहीं था, फिर भी यह यात्रा से प्राप्त पुरस्कारों में से एक था। बाजार में ज्यादा बिच्छू नहीं थे, इसलिए वो शायद इसे कई 100 जादुई पत्थरों में बेच सकता था। उसने अंडे को वापस डिब्बे में रख दिया और उसे रेशम से ढक दिया। आज उसे एक और आखिरी काम करना था। अभिमन्यु ने बॉक्स से एक प्राचीन दूरबीन निकाली। इसे तांबे से बनाया गया था और इसे किसी भी सिरे से खींचकर बाहर या अंदर किया जा सकता था। यह शायद कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता होगा, अभिमन्यु ने अपने आप से कहा। उसे दूरबीन के बाईं ओर एक छोटा सा दरवाजा मिला। उसने तुरंत हैंडल खींचकर उसे खोला। अंदर हीरे के आकार का नॉच और साइड में 3 ब्लैक मेटल स्ट्रिप्स थे। अभिमन्यु ने एक जादुई पत्थर पकड़ा और उसे नॉच में डाल दिया। जादुई पत्थर अंदर चला गया। फिर उसने चेक किया कि सब सही ढंग से किया गया है या नहीं। फिर उसने दूरबीन को बंद कर दिया। अभिमन्यु ने 3 बार स्कोप को खटखटाया और इंतजार करने लगा। यह लगभग ऐसा था जैसे कोई चीज उसे सही दिशा की ओर खींच रही हो। अभिमन्यु ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसने टेलीस्कोप को छोड़ा और उसने हवा में घूमते हुए सही दिशा की ओर झुकना शुरू कर दिया। सफेद रोशनी की एक किरण दायरे से बाहर निकली और जमीन पर गिर पड़ी। सफेद कपड़े में एक महिला खोल के आकार की रोशनी में दिखाई दी। वो लगभग अभिमन्यु के ठीक सामने थी, लेकिन वो जानता था कि यह हॉलोग्राम जैसा कुछ था। हम फिर मिलेंगे। महिला की उम्र करीब 20 साल थी। उसके भूरे बाल उसके कंधे पर लिपटे हुए थे। महिला कोमल और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु उसकी आंखों से अहंकार का संकेत समझ सकता था। मैं आलोका हूं, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? आलोका? अभिमन्यु ने हैरानी से कहा। आकाश गंगा की राजकुमारी, राजकुमारी आलोका। क्षमा करे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अभिमन्यु आगे झुका और उसने आलोका को प्रणाम किया। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक पदवी है। मेरे पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं है। तुमने मुझे बगीचे में वापस हाथ दिया और मेरी जान बचाई, याद होगा तुम्हें। आलोका ने हल्के स्वर में कहा। क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि टेलीस्कोप का उपयोग कैसे किया जाता है, हम भविष्य में इसके जरिए बात कर सकते हैं। आकाश गंगा से काल चक्र बहुत दूर नहीं है। तुमने मेरे लिए बगीचे में जो किया, उसके लिए मुझे तुम्हारा आभार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम मुझसे बिना संकोच के बोल सकते हो। आलोका ने आगे कहा। अभिमन्यु के दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। देखिए, यदि आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मैं सोच रहा हूं कि क्या आप मुझे आंसू का पानी दे सकती हैं? मेरे स्कूल की स्थिति खराब है। दवाई विभाग इसे अब और नहीं बेच पाएगा, अभिमन्यु ने कहा। उसे पता था कि प्रोफेसर तारा उसे अपने स्टूडेंट के रूप में लेंगी, क्योंकि वो पहले से ही रैंक 3 पर पहुंच गया था, लेकिन स्कूल उसके साथ आंसू का पानी साझा नहीं करेगा। उसका टैलेंट लेवल 3 था और उसे टॉप लेवल वाले जादूगर स्टूडेंट की तुलना में अधिक आंसू का पानी की आवश्यकता थी। आलोका ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, आंसू का पानी? वो मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं बचा है। तुम्हें कितना चाहिए? आप मुझे कितना दे सकती हैं? अभिमन्यु ने कहा। वो एक्साइटेड था कि आलोका के पास वास्तव में आंसू का पानी मिल जाएगा। मेरे पास 2 हिस्से हैं,
आलोका ने कहकर अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं बस इतना ही दे सकती हूं, मुझे भी इसकी आवश्यकता है। हालांकि मैं शाही घराने से हूं, फिर भी मैं तुम्हें इससे ज्यादा ये नहीं दे सकती। ये तो आपकी बड़ी दरियादिली है, 2 हिस्से मेरे लिए काफी होंगे, अभिमन्यु ने कहा और वो खुश होते हुए मुस्कुरा दिया। आलोका ने सिर हिलाया और पूछा, बहुत अच्छे, तो तुम कब चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजूं? आलोका इस बात से खुश थी कि वो जो पेशकश कर रही थी अभिमन्यु उससे संतुष्ट था। देखिए, मैं फिलहाल एक मिशन पर हूं और मैं आधे महीने में स्कूल लौटूंगा। मैं अपने साथ टेलीस्कोप ले जाऊंगा और जब मैं अपने स्थान पर पहुंचूंगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। उसके बाद आप किसी को भेजने के लिए कह सकती हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। बिल्कुल। क्या तुमने बगीचे की कोई अनोखी सामग्री पाई? क्या तुम मेरे साथ कुछ साझा कर सकते हो? आलोका ने पूछा। अभिमन्यु ने 1 सेकंड के लिए सोचा और जवाब दिया, देखिए, मैंने उनमें से ज्यादा चीजें बेच दी हैं जादुई पत्थर के बदले। मेरा आप पर कोई बकाया नहीं है, इसलिए हमें शायद नियम का पालन करना चाहिए। हम व्यापार कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो? आलोका ने पूछा। मैं देख सकती हूं कि तुम सीमा को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हो। मैं भी वास्तव में उसके बहुत करीब हूं। क्या तुम्हें विशेष वस्तुओं की जरूरत है, या बचाव जादू मॉडल, या शायद कुछ हथियार? अच्छा, क्या आपके पास कोई विंड या फायर बचाव स्पेल मॉडल है? अभिमन्यु ने आलोका से सीधा सवाल किया। क्या आलोका के साथ अभिमन्यु का किया गया सौदा उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? विंड स्पेल मॉडल लेकर अभिमन्यु क्या करना चाहता है? अभिमन्यु ने